रबी की फसल चल रही है। ऐसे समय में बोनी कैसे करें? आइए इस संबंध में हम बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह से, जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। वो आपको बताएंगे कि बोने से पहले किस किस तरह के उपचार करने हैं, और साथ में उनसे हम बात करेंगे इस दिशा में कि जिस तरह से मसूर और चने की खेती हो चुकी है तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतें, जिससे जो मौसम के परिवर्तन हो रहे हैं उससे उन खेतों की और किसानी की रक्षा की जा इस समय बुआई का सीजन चल रहा है, खासतौर से रबी का, गेहूं का। गेहूं की बोनी में क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन हो सके, कम से कम 99% जर्मिनेशन हो। इसी तरह से जबा, जिसको हम लोग देशी में बोलते हैं, उसकी भी बोनी करनी है, उसमें क्या सावधानियां बरतनी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गेहूं बोने का बेस्ट समय चल रहा है। इस समय ऑप्टिमम टाइम है। टेम्परेचर जो चाहिए जमने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, वो बहुत अच्छा है, इसमें चल रहा है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं बोने में थोड़ी सावधानी रखें कि खेत में नमी जरूर रहे। इसके लिए एक पानी बोने से पहले पलेवा जिसको कहते हैं, देना अनिवार्य है। और ये जो अपना मैक्सिकन गेहूं है, इसको में ध्यान देना है कि ज़्यादा गहराई पर नहीं जाए, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन है ज़्यादा गहरा जाने पर विपरीत ढंग से प्रभाव डालता है। अतः कम से कम 2-3 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको सीड ड्रिल को सशट करें कि गहराई ज़्यादा न होने पावे। और जो गेहूं बो चुके हैं पहले 15 नवंबर के आसपास, उनको सलाह है कि 18 से 21 दिन के अंदर अवश्य सिंचाई कर दें, क्योंकि यह क्राउन रूट इमिटेशन स्टेज कहलाती है, CRI हम लोग कहते हैं, जो कि बहुत आवश्यक स्टेज है। अगर इस स्टेज में पानी में कमी आती है तो उत्पादन में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही जैसा आपने पूछा, जौ जौ की खेती करना चाहिए। जौ, अगर हमारे पास पानी कम है, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं थोड़ी समस्या पानी की है किसानों को, तो जौ का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और जौ की रोटी स्वास्थ्य के लिए, खासकर जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, जानवरों की चोकर चुकरी है, तो इसमें जौ की वैरायटी हम है हमारे यहाँ कुठलिया में, उसको आप लीजिए। और वो करीब करीब गेहूं से नहीं रहता है, हस्कलेस है वो। जौ की जो समस्या है, हस्क रहता है, उससे किसान प्रभावित होता है, लेकिन हस्कलेस वैरायटी ये कर्ण नाम से आई है, बहुत अच्छी वैरायटी है, वहाँ से आप संपर्क सकते हैं। रही बात चना की, तो चना का समय तो निकल गया है, लेकिन अगर किसान भाई चाहें और उनके पास सिंचाई का साधन है तो जवाहर 74 चना को अभी भी बो सकते हैं। एक पानी देने के बाद जो चना की बुवाई हो गई है उसकी खुटाई करनी चाहिए। 30 दिन के बाद चना की थिनिंग कहते हैं हम लोग, खुटाई करने से फायदा होता है। उसमें ब्रांचेज ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा फलियाँ लगती हैं, और भाजी भी अपने को मिल जाती है। चना की भाजी आजकल बाजार में 100 रुपये किलो है, जो पौष्टिकता के सब जरूरी है। इस तरह से किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि गेहूं में संतुलित उर्वरक डालें। अक्सर किसान भाई यूरिया की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं। इफ्को की मात्रा संतुलित राशि 12-32-16 है। अभी DAP का थोड़ा सा कमी है, किसानों को नहीं मिल पा रहा, तो जरूर नहीं कि हम DAP ही डालें। पोषक तत्व हमें जो देना है उसको हम NPK से भी दे सकते हैं। NPK काफी मात्रा में अपने यहाँ मार्केटिंग फेडरेशन में, सोसाइटी में आ गई है। अतः इसकी जो मात्रा होनी चाहिए सिंचित गेहूं में, 100-60-40, 100 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास, नाप तोल करके किसानों को डालना चाहिए। संतुलित डालने से जो हमारा उत्पाद मिलता है उसमें हमारे जो उसकी कीपिंग क्वालिटी जो गेहूं की रहती है वो अच्छी रहती है। असंतुलित खाद डालने से गेहूं में कीड़े ज़्यादा लगते हैं, और जो खाता है, भोगता है, उसको बीमारियों की ज़्यादा संभावना रहती है। अतः हम लोग इस बात पर जोर रहे हैं कि जैविक खेती जरूर करें। मसूर और सरसों की खेती अब हो चुकी है, मतलब अब बोनी हो चुकी है। सरसों में अब तो जैसे पत्ते आ चुके हैं, तो उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है माहू की। इसी तरह से मसूर में भी कुछ होता है जिससे उसके पेड़ सूख जाते हैं। इससे कैसे बचाव किया जा सकता हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरसों में जो माहू आता है, ये लेट जो स्विंग होती है सरसों की, उसमें आता है। और अगर अक्टूबर में हम सरसों बोलें, माहू का अटैक ना के बराबर होता है। फिर भी अगर अटैक हो रहा है तो क्लोरोपारीफास एक दवाई आती है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें उसमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि सरसों के माहू मर जाते हैं। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। मसूर की जहाँ तक बात है, ये बिल्ट लगता है, उठा रोग, तो इसका तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए।
अब अगर वर्तमान में लग रहा है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी एक कहना चाहिए कि जैविक फफूंदनाशी है, इसका 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। पर एक शर्त यह है कि खेत में नमी जरूर होनी चाहिए। अगर किसान भाई के पास सिंचाई साधन हो तो आप उसको डलवा सकते हैं, नहीं तो फिर मघावट जब पानी गिरे मसूर में उस समय ट्राइकोडर्मा विरिडी डालेंगे तो इसका प्रकोप कम होता है। मैं चाहता हूं कि किसान भाइयों को सलाह देता हूं, गेहूं हो मसूर सरसों बीज उपचार करके जरूर बोएं। जिस तरह से अपन लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन करा रहे हैं या पोलियो ड्रॉप लड़कों को पिलाते हैं लकवा से बचने के लिए, उसी तरह फसल का बीजोपचार के लिए अलग अलग दवाई है, वीटावेक्स पावर है, कार्बनडाजिम है, इस तरह की दवाइयाँ मिलती हैं बाजारों में, बड़ी चीपेस्ट रहती हैं। तो अगर किसान भाई अपने क्षेत्र के आरईओ से मिल करके इसकी जानकारी ले लें कि हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पधारने की दया करें तो मैं उनको दवाई रिकमेंड कर दूंगा। तो बीज उपचार करने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। बीमारियों को जानकर ही बीमारी की दवाई की जाए, तभी सही उपचार कहलाता है। आज हमने बात की डॉक्टर महेंद्र सिंह से। उनका कहना है कि बीजोपचार जरूर करना चाहिए। गेहूं के बोने की एकदम सही समय चल रहा है, इस समय पर गेहूं की बोनी करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उनके खेतों में नमी पर्याप्त हो जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो सके। खासतौर से सरसों में जब सही समय पर बोनी होगी तो उसमें माहू नहीं लगेंगे। और जो अपना मसूर की खेती के लिए भी उन्होंने उपचार बताया है कि कैसे बचा जा सकता है इससे। और चने की बोनी के बाद उसकी जब कुछ दिन की हो जाए तो कुटाई जरूर करें जिससे चने में अच्छी फलियां लग सके। हम आपको फिर से मिलवाएंगे किसी कृषि वैज्ञानिक से भी, अन्य लोगों से भी जो आपके हित के लिए हो। लेकिन अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह के बताए उपाय पर किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि वो उस उपाय को फॉलो करें और अच्छी से अच्छी फसल लें और कृषि को लाभ का धंधा बनाएं।